सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। 5M सीरीज़ है ये। तो ग्रीन डिपॉजिट के ऊपर ये स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है, ग्रीन डिपॉजिट इज़ अ फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट इन देयर सरप्लस कैश रिजर्व इन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। जैसे मान लो आप बैंक में कोई पैसा जमा करते हो तो उसमें अभी आपका से नहीं है कि उस जो भी पैसा जमा होता है उसका कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक उसको वैसे भी यूज़ कर सकता है, मतलब जिस भी पर्पज़ को लिए हमें तो जस्ट जब हम पैसा अपना निकालते हैं हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो पे हो जाता है। बट बैंक उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट कर सकता है जो भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रीन डिपॉजिट के में इन्वेस्ट करता है तो उसमें जो भी पैसा बैंक इस्तेमाल करेगा वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट पर ही इस्तेमाल कर सकता है। ये इसकी खासियत है। जैसे मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है दैट इज़ रिलेटेड विद लो कार्बन, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल इकोनॉमी हम लेकर आ रहे हैं, तो उसमें जो पैसा है वो आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरा, ऑल रेगुलेटेड एंटिटी इन इंडिया शैल इशू ग्रीन डिपॉजिट एज अ क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। जैसे मान लो वन टाइम पेमेंट में 10,000 रुपये कर दिया या फिर 2,000 करके पेमेंट कोई कर रहा है अपनी डिपॉजिट में, तो क्यूमुलेटिव मतलब 2,000 2,000 2,000 2,000 इस टाइप से, या नॉन क्यूमुलेटिव मतलब एक बार में पेमेंट हो जाना। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है। ग्रीन डिपॉजिट शैल बी डिनोमिनेटेड इन एनी करेंसी, इट शुड नॉट बी एनी करेंसी रादर, ये बेसिकली रुपीस के अंदर ही आपका रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो इंडिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, एनबीएफसीज भी हैं, वो ग्रीन डिपॉजिट रेस कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि ये जो भी फ्रेमवर्क है इस डिपॉजिट के लिए वो दैट इज़ बेसिकली प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारी के सारी जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटी इंडिया है, जो भी डिपॉजिट्स हैं चाहे वो क्यूमुलेटिव फॉर्म या नॉन क्यूमुलेटिव फॉर्म में इशू हो सकते हैं, मेच्योरिटी के बाद ग्रीन डिपॉजिट वुड बी रिन्यूड और विदड्रॉन एट द ऑप्शन ऑफ द डिपॉजिटर्स। जो पैसा जिसने डिपॉजिट कर रखा है और जो भी पैसा डिपॉजिट होगा वो आपका जो ग्रीन डिपॉजिट होगा शैल बी डिनोमिनेटेड इन एनी करेंसी नहीं होगा, रादर रुपीज़ में होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे बिजनेस लाइन की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, भील ट्राइब के ऊपर है। भील इज एन एथनिक ग्रुप वेस्टर्न इंडिया के अंदर है। भील्स आर मेंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप आउटसाइड द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म एंड द कास्ट सिस्टम। द टर्म भील इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड बिल्ला और बिल्लू विच मीन्स बो इन द्राविडियन द्रविडियन उसमें। तो यहाँ पे आप देखोगे वेयर फॉसिल्स मीट फेथ इन अ मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। सो भील्स आर लिस्टेड एज अ ट्राइबल ग्रुप इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, राजस्थान की अगर बात करें वहाँ पे हैं। एंड दे हैव बीन मेंशन्ड इन महाभारत एज अ रूलर्स ऑफ मालवा एंड सेंट्रल इंडिया फ्रॉम द टाइम्स ऑफ महाभारता टू 325 BC। मतलब आप ये खुद देख सकते हो कि बहुत पुराने समय से, जैसे महाभारत में एज अ रूलर ऑफ मालवा के रूप में इन्हें मेंशन किया गया था, और सेंट्रल इंडिया में फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारता टू 325 BC। इस टाइम पे राणा पुंजा वॉज ग्रैंड सन ऑफ भील चीफ हरपल भील ऑफ अर्गना पनारावा। He was the king of Mirpur and he supported महाराणा प्रताप अगेंस्ट अकबर। तो एक थे, आप याद रखना, दैट इज राणा पुंजा। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ भील चीफ हरपल भील। हरपल भील इनके ग्रैंड सन थे, हरपल भील उनके ग्रैंड सन थे। और ही वॉज द किंग ऑफ मेरपुर, जिन्होंने महाराणा प्रताप को सपोर्ट किया था अगेंस्ट अकबर उनके। तो यहाँ पे फर्स्ट है और थर्ड स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने वाला है कि वेदर आउटसाइड द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म एंड कास्ट सिस्टम भील्स आर मेंबर ऑफ अ ट्राइबल ग्रुप आउटसाइड, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑल दो जो न्यूज़पेपर के अंदर कंटेंट पब्लिश हुआ है उसमें ये लाइन मेंशन्ड है कि दे आर आउटसाइड द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म। सो बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हिंदुइज्म वो फॉलो करते हैं। तो ऑल दो न्यूज़पेपर में तो पब्लिश हुआ है बट इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी है। वी विल गो थ्रू इट एंड लेट यू नो। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट फिलहाल न्यूज़पेपर के बेसिस में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में जो कंटेंट आपका पब्लिश हुआ है तो उसके कंटेक्स्ट में ये आपका सही है, मतलब दिस स्टेटमेंट है। अच्छा, मैनी भील्स दे नाउ स्पीक अ डोमिनेंट लिटरल लैंग्वेज ऑफ द रीजन दे रिसाइड।
जैसे मान लो जिस रीजन में वो रहते हैं उसी जगह की भाषा, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, भीली लैंग्वेज डायलेक्ट है, ये भाषा का जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं। दे स्पीक दैट लैंग्वेज जिस भी रीजन के अंदर ये आपके प्रेजेंट रहते हैं, जिस भी रीजन में आपके प्रेजेंट है, मतलब जहाँ पे ये हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉमिसरी नोट्स के ऊपर है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ है एनआई जैसे लाइव लॉकर की एक वेबसाइट है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। सो दिस प्रॉमिसरी नोट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन अ रिटन प्रॉमिस बाय वन पार्टी, द नोट्स इशूअर और द मेकर टू पे अनदर पार्टी अ डेफिनेट सम ऑफ मनी आइदर ऑन अ डिमांड और एट द स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। प्रॉमिसरी, जैसे प्रॉमिसरी मतलब जैसे मान लो दो पार्टी है, मान लो ए एक पार्टी है और बी पार्टी है, तो अब उसे एक सर्टन सम ऑफ मनी ए को बी को देना है। तो एक पार्टी जो है बी को एक सर्टन अमाउंट है, तो एक तो ऐसा कह दिया नहीं यार तुम्हें मैं इतने टाइम बाद जो है इतना पैसा अपना आपका दे दूंगा। लेकिन अगर प्रॉमिसरी नोट में यही चीज़ मेंशन्ड होती है, इट मीन्स ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इसमें रिटर्न प्रॉमिस रहता है कि एक पार्टी का दूसरे पार्टी के लिए कि हम इतना सम जो मनी है फ्यूचर के अंदर बेस्ड ऑन डिमांड आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए उन्हें हम प्रॉमिसरी नोट्स कहते हैं। दिस प्रॉमिसरी नोट टिपिकली कंटेन्स टर्म्स पर्टेनिंग टू इंडेप्टनेस सच एज अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, मैच्योरिटी डेट है, प्लेस ऑफ इशू है, इशूअर के सिग्नेचर्स हैं, इसमें सारा कि मतलब कितना अमाउंट होगा, उसके बाद अमाउंट मान लो 10,000 है प्लस इंटरेस्ट रेट कितना मिल जाएगा, मैच्योरिटी डेट कितनी है, ये सब कुछ इस नोट के अंदर होगा क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इफ़ द प्रॉमिसरी नोट इज अनकंडीशनल एंड रीडली सेलेबल इट इज़ कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब यही प्रॉमिसरी नोट है, इसमें कोई किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है, या इसको दूसरों को भी सेल किया जा सकता है। जैसे मान लो उसमें एक प्रॉमिस है, सारी चीज़ें, डेट है, इशू डेट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, और वो मेरे पास है, तो मैं उसको दूसरे को भी, सी पर्सन को भी सेल कर सकता हूँ, तो उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, उसको कहा जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज साल्टन सी। इट इज़ अ शैलो लैंडलॉक्ड हाईली सलाइन body of water in Riverside and Imperial counties at the southern end of the Mexico. It lies on San Andreas Fault within the Salton Trough, which stretches to the Gulf of California in Mexico. करेक्ट बताना। तो ये न्यूज़ में भी रहा है, अगर आप देखोगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम डिस्कवर्ड बीनीथ कैलिफोर्निया साल्टन सी। कैलिफोर्निया यूएस में है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक रिजर्व आपका लिथियम का भी मिला है। तो ये आपको याद रखना है कि लिथियम का लिथियम का बड़ा एक रिजर्व आपका कैलिफोर्निया के, जो कि यूएस में लोकेटेड है, वहाँ साल्टन सी है, वहाँ पे मिला है। सो ये क्या है, इट्स अ शैलो लैंडलॉक्ड हाईली सेलाइन बॉडी ऑफ वाटर इन रिवर साइड एंड इंपीरियल काउंटीज एट द सदर्न एंड ऑफ द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। ये आपको याद रखना है, कैलिफोर्निया में है, ना कि मैक्सिको के अंदर है। तो ये गलत हो गया, कैलिफोर्निया के अंदर लोकेटेड। और दूसरा यहाँ पे जो सैंट एंड्रियास फॉल्ट है विद इन द साल्टन ट्रफ, जो कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इन मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इन मैक्सिको, वहाँ से, तो मतलब सैन एंड्रियास फॉल्ट इवन इट रीचेस टू द साउथ अमेरिका ऑल्सो। तो यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट, वहाँ पे आपका ये प्रेजेंट है, साल्टन ट्रफ मतलब वैली टाइप है, तो विद इन दिस जो कि आपका स्ट्रेचेज है टू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इन मैक्सिको। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू जो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सुनामी, इसका आंसर आप खुद दो, हमने काफ़ी डिस्कस किया हिंदू के अंदर भी। सुनामी इज अ सीरीज ऑफ जायंट ओशन वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन अंडर द ओशन। व्हेन द अर्थक्वेक टेक प्लेस अंडर द ओशन, a large chunk of ocean floor can suddenly move upward or downward, leading to a sudden displacement of large volume of water, thereby causing tsunami waves. ऑल अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन लीड्स टू सुनामी। अब देखो ये आसान है, इसको आप मुझे आंसर करो कमेंट सेक्शन के अंदर, इसका आंसर क्या होगा। इसमें हिंदू के अंदर हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया है, और इसमें इवन मैंने आपको सुनामी से रिलेटेड एनडीएमए की गाइडलाइंस भी हमने कवर कर रखी है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं इसरो का एक्सपोसैट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, मतलब हिंदू के अंदर भी इस पर डिस्कस किया है। एक्सपोसैट कंप्राइजेस 2 पेलोड्स, एक तो पॉलिक्स है और दूसरा एक्स एस्पेक्ट करके है। एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट is India's maiden mission dedicated to analyzing the polarization of X-ray emanating from
brighter celestial sources in the medium frequency band. The spacecraft is designated for the observation from high अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, हाई अर्थ ऑर्बिट. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है पहली चीज़ तो जैसे मान लो अर्थ है और इसके सरफेस से जो छोड़ा गया है तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया है. लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये इट विल ऑब्जर्व लाइक लगभग 650 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से हाइट है उस अर्थ में. इट्स नॉट हाई अर्थ ऑर्बिट. तो ये तो गलत हो गया. दूसरा क्या है कि जो भी हमारी बॉडीज़ हैं, मतलब जो भी बॉडीज़ हैं यूनिवर्स के अंदर, उनसे जो इंटेंस एक्सरे आ रहा है, उस इंटेंस एक्सरेस को ये ऑब्जर्व करेगा. इट विल ऑब्जर्व द इंटेंस एक्सरे. तो पोलराइज्ड इंटेंस एक्सरे. सो ये याद रखना है. और ये दो पेलोड हैं जैसे इंडिया एक्सरे पोलैरीमीटर और एक्स एस्पेक्ट. इसको डेवलप भी किस में किया गया है? तो इसको डेवलप बेसिकली बिल्ड किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एंड UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा. दोनों बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है. द स्पेसक्राफ्ट इज डेजिग्नेटेड फॉर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट लाइक 650 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से. द ऑब्जर्वेशन विल बी डन व्हेन द मैग्नेटार्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की बात करें आर इन ट्रांजिट थ्रू द अर्थ शेडो, फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द एक्लिप्स पीरियड. तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाएगा. जैसे मान लो ये मैग्नेटार है और या न्यूट्रॉन स्टार है. न्यूट्रॉन स्टार भी जो भी स्टार है उसकी जो आखिरी स्टेज ऑलमोस्ट जब रीच होती है इवोल्यूशन के टाइम पे, तो जैसे आखिरी स्टेज है न्यूट्रॉन स्टार फिर ब्लैक होल इस टाइप से. तो उस कंटेक्स्ट में जो एक्सरे जो रिलीज़ होगा उसको ऑब्जर्व किया जाएगा इसके द्वारा. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरे एस्ट्रोनॉमी. ये मैंने पढ़ा रखा है आपको. एक्सरे एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? जैसे इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी भी हमने डिस्कस कर रखी है पहले. तो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी क्या रहती है? तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, थर्ड वाला गलत है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दैट इज़ हाउ मेनी, ओनली 2 जो है वो आपके करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ अ डिजिटल एसेट. डिजिटल एसेट क्या है? डिजिटल एसेट इज एनीथिंग डिजिटल दैट हैज़ वैल्यू, establishes ownership and is discoverable. Digital assets include photos, manuscripts, documents, data, cryptocurrency and much more. Digital assets are increasingly important because they are becoming more a part of our professional and personal life while continuing to be essential for businesses and the government. कितने स्टेटमेंट इसमें सही है? देखो सिंपल सी बात, जब आप एसेट बोलते हो ना तो एसेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ से जिससे आपको रिटर्न मिल सके. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी डिजिटल जिसका वैल्यू हो आप ओनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो. ठीक है, पहला सही है. इसमें फोटो, मैन्युस्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट, डेटा, क्रिप्टो करेंसी कुछ भी आ सकता है क्योंकि इसमें क्या है कि इट हैज़ अ वैल्यू. इवन फोटो हो, मैन्युस्क्रिप्ट हो, डॉक्यूमेंट्स, डेटा कोई भी हो, इट हैज़ अ वैल्यू. तो अगर आप उसको सेल करते हो तो यू कैन अर्न ऑल्सो. ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है लाइक पर्सनल लाइफ्स के लिए, प्रोफेशनल एस्पेक्ट में इसको सेल भी किया जा सकता है, अर्निंग भी हो सकती है. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें सही है. सो इट इज़ क्रिएटेड एंड स्टोर्ड डिजिटली एंड डिजिटली इट हैज़ अ वैल्यू. डिजिटल एसेट्स जो हैं ये बहुत ही पॉपुलर भी हो गए हैं. लाइक जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपका हो रहा है तो उससे काफ़ी मतलब पॉपुलर भी हो गए हैं. ज़्यादातर डिजिटल आइटम्स लाइक कंपनीज ब्रांड कैन बी असाइंड अ वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू उसकी हो सकती है. डिजिटल आइटम्स माइट ओनली बी वैल्यूएबल टू द क्रिएटर्स और वन पर्सन सच एज अ फैमिली पिक्चर ऑन योर फोन टेकन एट अ गैदरिंग. तो कोई फ़ोटो है जैसे मान लो फैमिली पिक्चर एंसेस्टर की है और उसको वो आपके पास है और जो भी है उसको आप फिर बाद में उसका एक सर्टन वैल्यू आ जाती है कि ठीक है फैमिली पिक्चर है, आज से 100 साल पुरानी पिक्चर है, वो आपके पास है तो इट विल हैव द वैल्यू. तो डिजिटल फॉर्म में वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र भी की जा सकती है और उसमें यू विल हैव द लाइक यू कैन अर्न ऑल्सो. मतलब कोई भी ऐसा डिजिटल एसेट है तो उस पर. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं. तो ये PIB की न्यूज़ है. इफ़ यू कैन सी हियर PIB की न्यूज़ है. रेडियो कार्बन डेटिंग के ऊपर. रेडियो कार्बन डेटिंग रिफर्स टू द मेथड दैट डिटरमाइन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग रेडियो कार्बन. A name for the isotope carbon 14. Carbon 14 readily combines with atmospheric oxygen to form radiocarbon dioxide. When an individual dies, the body no longer perform any activity and the concentration of carbon 14 in the body begins to dwindle through a radioactive decay. तो अगर इफ़ यू रिमेंबर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको रेडियो कार्बन डेटिंग के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था. ये आपका हिंदू के अंदर ही हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग. और इसमें N14
और कार्बन 14 दोनों के बीच में डिस्कस किया था कि लाइक हाउ द N14 इज गेट कन्वर्ट इनटू कार्बन 14, फिर किस तरीके से ये जो प्लांट्स के अंदर या कोई भी जीव है उनके शरीर में जाता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है, फिर जब वो डिकम्पोज होते हैं मतलब मर जाते हैं धीरे धीरे डिकम्पोज होके यही कार्बन 14 रिलीज होता है, फिर इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन 14 ऑल्सो। तो फिर जब भी एज हमें डिटरमाइन करना है तो N14 और C14 का जो रेशियो है उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो रेडियो कार्बन डेटिंग का ये एक ऐसा मेथड है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एज हम डिटरमाइन कर सकते हैं लाइक कार्बन 14 के बेसिस पे, कार्बन 14 जो प्रेजेंट है उसके बेसिस में। और इसमें कार्बन 14 के अंदर आपके पास जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो कंबाइन करते मतलब कार्बन 14 है, इट कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस कार्बन 14 कैन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन और उसके बाद ये रेडियो एक्टिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, CO2। कोई भी इंडिविजुअल डाई करेगा, द बॉडी नो लॉन्गर परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 इन द बॉडी बिगिंस टू ड्वेंडल थ्रू द रेडियो एक्टिव डिके। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मान लो कि दिस कार्बन 14 है, मरने के बाद धीरे धीरे इसका अमाउंट रिड्यूस होता चला जाता है। बेस्ड ऑन कितना रिड्यूस हुआ है उस बेसिस में एज डिटरमाइन की जाती है, क्योंकि इसकी हमें पता है कि इसकी इतनी साल की हाफ लाइफ, मोर देन 5000 ईयर्स की हाफ लाइफ है, तो उसके बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो उस बेसिस में जैसे मान लो 5000, मान लो 100, एक एग्जांपल लेते हैं 100 kg है, अभी से हमें पता है कि 50 kg 5000 ईयर्स में होगा। तो अभी मान लो जो है जितना भी इसका रिडक्शन उस बेसिस में वी कैन ईजिली कंक्लूड कि अच्छा इतना एज हुआ है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। और अभी संडे को प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो एडवांस करंट अफेयर्स की वो शेड्यूल्ड है, तो 11 टेस्ट हो चुके हैं, 12 टेस्ट हैं, टोटल 50 टेस्ट हैं। अब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है जिसमें हम लोग 2-2 टेस्ट करेंगे वीक के अंदर। ठीक है, तो जिससे कि आपके 50 टेस्ट प्रीलिम्स मतलब बाय द एंड ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई तक टोटल 50 हो जाए। तो 12 टेस्ट हमारे 11 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और रिवीजन PDF भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एडवांस जो करंट अफेयर्स है इसका हिस्सा जरूर से बनना है। उसका प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम इसको मिस नहीं करना है, इसमें भी 20% ऑफ भी है, इस पर भी अभी मैं 50% ऑफ का मतलब ये भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके टोटल 28 क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, तो इसका भी हिस्सा बन सकता है। आपको सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाना है और ये सारे कोर्सेस आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सौरभ पांडे CSE ऐप भी आप जरूर से डाउनलोड करें फॉर वॉचिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग। एंड इसमें जो है वेब .saurabhpande.upsc.com, इसमें आप अपना ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं क्लासेस का। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कोर्स है आपका, ये अभी प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। टोटल 50 टेस्ट हैं, इसमें 50% ऑफ आपके लिए रहेगा। इसका ये मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बिल्कुल बनना है। आई विल बी योर मेंटर। तो यहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देनी है। तो ये मेल ID है, इस मेल में इस पर मुझे मेल करना है, आपको सारी जानकारी जो है सेंड करनी है और जल्द से जल्द शेयर करो, क्योंकि ये 10 तारीख से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, 10th से स्टार्ट हो जाएगा। पहली क्लास आपकी 10th को शेड्यूल्ड होगी, जिसमें हमारा लाइव इंटरेक्शन होगा, लाइव रहेगा सारा, ज्वाइन करना है, सारा डिस्कशन रहेगा, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, सबके लिए सेम सोर्स रहेगा और हम लोग फिर उस बेसिस पे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। सो ये इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।